वीडियो में दिख रहा ये शख्स आपको एक सिंपल साउथ अफ्रीकन सोल्जर दिख रहा होगा। इसकी दरिंदगी का अंदाजा आप इसके चेहरे से नहीं लगा सकते। अगर आपके मन में बेरहम लीडर के तौर पर हिटलर और स्टालिन का ख्याल आता है तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप इस दरिंदे को नहीं जानते होंगे। इसका नाम है इदी अमीन। इसकी लाइफ में घिनौने काम की बहुत ही लंबी लिस्ट है, लेकिन इसका सबसे घिनौना काम था इंसानों का मीट खाना। जी हाँ, ये जिन लोगों को मारता था कभी कभी उनकी बॉडी को कच्चा ही खा जाता था। यही वो इंसान था जो कि मरे हुए लोगों के साथ घंटों बातें करता और फिर उनके साथ ही सो जाता। 70 के टाइम में युगांडा में इदी अमीन मौत का दूसरा नाम था। इसने हथियार रखने के लिए युगांडा में एक बिल्डिंग बनाई, लेकिन यहाँ हथियार नहीं बल्कि इदी अमीन के बंधक रखे गए जिन्हें वो मारता पीटता, बहुत ही बुरी तरह से खून बहाता और फिर अंत में उन्हें काट देता। इसका बंधक कोई भी हो सकता था, जैसे इसका सोल्जर और इसका कोई अपना भी। यही वो बिल्डिंग है जहां वो अपनी चौथी प्रेग्नेंट पत्नी को बुलाया और फिर उसको टेबल पर लेटाकर उसके हाथ काटकर पैरों के जगह पर सी दिया और पैर काटकर हाथ के जगह पर सी डाला। इदी अमीन को युगांडा के लोगों ने अपना प्रेसिडेंट बनाकर रखा था और इदी अमीन को काफी ज्यादा प्यार भी मिल रहा था। लेकिन क्यों? इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1924 से 1925 के बीच, जब युगांडा के एक छोटे से काकवा ट्राइब में इदी अमीन का जन्म होता है। उस टाइम पर बाकी देशों की तरह युगांडा पर अंग्रेजों का शासन था। कहा जाता है कि काकवा के लोग डेंजर हुआ करते थे। ये जानवरों और इंसानों का खून पिया करते थे और इसी समाज में इदी अमीन भी पला था। किसी इंसान को मारकर उसका खून पीना इदी अमीन के लिए एक सिंपल सी बात थी। इदी अमीन के बचपन में ही उसके माता पिता अलग हो गए और उसकी माँ उसे युगांडा के बोम्बो शहर लेकर आ गई। लेकिन वो इतनी ज्यादा गरीब थी कि इदी अमीन को शिक्षा नहीं दिला पाई। उसकी पढ़ाई को छोड़ाकर घर चलाने के लिए इधर उधर काम करना पड़ा और 21 साल की उम्र में इदी ने ब्रिटिश मिलिट्री ज्वाइन किया, जिसमें वो असिस्टेंट कुक के पद पर काम करने लगा। युगांडा के वो शख्स जिसकी हाइट 6 फीट 4 इंच थी और युगांडा के लोकल लैंग्वेज बोलने वाला इदी अमीन का फायदा ब्रिटिशर्स कैसे नहीं उठाते। उन्हें अपनी हर बात को फॉलो करने वाला एक सोल्जर चाहिए था, जो कि उन्हें इदी ने दिया। उसने ब्रिटिशर्स के अंदर स्विमिंग से लेकर और सभी चीजों की ट्रेनिंग ली और ब्रिटिशर्स के आर्मी में सोल्जर का काम करने लगा। इदी अमीन ब्रिटिशर्स के लिए अपने ही आदमी को मारने लग गया था। जब अंग्रेजों ने इसे अपने ही देश के लोगों के खिलाफ बहुत ही निर्दयी एक्शन लेते हुए देखा तो उन्होंने इसे सोमालिया रेबल्स के खिलाफ जंग लड़ने के लिए नॉर्थ केनिया भेज दिया, जहां इसने 1952 में केनिया के माऊ माऊ विद्रोह के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। इदी अमीन इतना क्रूर था कि वह सामने वाले सोल्जर्स को जिंदा ही दफनाने लगा और वो सोल्जर्स को गाजर मूली की तरह काटने लगा, जिसे देखकर काफी सोल्जर डर जाते थे। अपने ही लोगों के खिलाफ इतना क्रूर व्यवहार को देखकर ब्रिटिशर्स इसे लगातार प्रमोट करते गए और 1959 में उसे ब्रिटिश आर्मी का 2nd क्लास रैंक का वारंट ऑफिसर बना दिया गया, जो उस टाइम पर ब्लैक अफ्रीकन के लिए हाईएस्ट आर्मी पोस्ट मानी जाती थी। ब्रिटिश आर्मी में पोजीशन बनाने के इस सफर में उसे एक दोस्त मिल गया जिसका नाम था मिल्टन ओबोटे। ये भी ब्रिटिश आर्मी में हाई पोजीशन पर था और इसने भी अपने ही लोगों को मार गिराया था। इन दोनों पर अंग्रेजों का अंधा विश्वास हो गया था। इसी वक्त इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स के ही आइवरी और सोने की स्मगलिंग करना शुरू कर दी और जब ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली तो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से इन दोनों की जांच की मांग की। खैर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी क्योंकि युगांडा का इंडिपेंडेंस काफी नजदीक आ चुका था। अगर ऑफिसर उसे सजा भी देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिशर्स की पावर खत्म हो चुकी थी और उस टाइम पर युगांडा को संभालने के लिए कोई कैपेबल लीडर भी नहीं था। इसीलिए 9 अक्टूबर 1962 को युगांडा को स्वतंत्र करने के बाद ओबोटे युगांडा का प्रेसिडेंट बन गया और इदी अमीन कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस बन गया। अब यहाँ पर इदी ओबोटे के अंडर में आ गया। इस वक्त तक इदी अमीन और ओबोटे के बीच काफी गहरी दोस्ती थी, लेकिन पोजीशन, पावर और पैसों को लेकर दोनों में अनबन शुरू हो गया और इदी का ये जलन इतना ज्यादा फैला कि उसने ओबोटे के खिलाफ एक पूरी आर्मी टीम को खड़ा करना शुरू कर दिया, जो इदी के साथ मिलकर ओबोटे को जान से मारने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इस बात की खबर जैसे ही ओबोटे को पड़ी तब उसने इदी के रैंक को डिमोट कर दिया। उसने इदी को कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल दी आर्म्ड फोर्स से कमांडर इन चीफ
ऑफ द आर्मी बना दिया। उसके बाद वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। तब उसका सिर्फ 2 ही टारगेट था, पहला ओबोटे की मौत और दूसरा प्रेसिडेंट की पोजीशन। पर इसने सबसे पहले अपनी पोजीशन गेन करने की सोची। इसके लिए वो हमेशा लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया, उनके साथ घुल मिल कर रहने लगा, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने लगा, जिससे वो लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। फिर वो वक्त आ ही गया जिसका ईदी का इंतजार था, ओबोटे की मौत का। पर शायद वक्त ओबोटे का साथ दे दिया। 25 जनवरी 1971 को कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के लिए ओबोटे सिंगापुर गया और वहाँ पर ईदी मौके का फायदा उठाकर खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। ईदी अमीन का आर्मी पर दबदबा पहले से ही था और लोगों का प्यार इसको युगांडा का प्रेसिडेंट बनाने में मदद की। और यहाँ से शुरू होता है युगांडा हिस्ट्री का डार्क चैप्टर। प्रेसिडेंट के पोजीशन पर आते ही उसने ओबोटे को युगांडा में प्रवेश करने पर बैन लगा दिया और पूरे युगांडा में यह न्यूज फैलाई कि अगर कोई ओबोटे के साथ मिला हुआ है या जो भी उसे खबर दे रहा है और अगर वो ईदी के नजर में आ गया तो उसे मार दिया जाएगा। फिर ईदी अमीन ने एक किलर्स टीम को खड़ा किया जिसके बारे में ईदी के अलावा कोई नहीं जानता था। अगर इनको लगे कि कोई ईदी को मारने वाला है या फिर ओबोटे को कोई सपोर्ट कर रहा है तो वे उसे मार देते थे। 1972 में ईदी अमीन को एक सपना आया। उस सपने में उसे अल्लाह ने आदेश दिया कि वो युगांडा से सारे एशियन को बाहर निकाल दे। अब ये सपना उसे हकीकत में आया था या फिर उसकी बनी बनाई कहानी थी, ये तो ईदी ही जान सकता था। सुबह होते ही उसने सारे एशियन को युगांडा से बाहर निकाल दिया, जिसमें काफी लोग इंडियन बिजनेसमैन थे जो कि युगांडा के 60% इकोनॉमी को चला रहे थे। दरअसल ईदी को ये लगता था कि कहीं एशियन युगांडा पर राज न करे और जो एशियन युगांडा से बाहर जाने के लिए रेडी नहीं थे उन्हें काट कर मगरमच्छों को खिला दिया जाता था। और कुछ लोगों को ईदी के चेम्बर में बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। उसने अपने इस टॉर्चर बिल्डिंग में लगभग 5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी।